हेलो बच्चों, आज हम हमारी हिंदी की व्याकरण का जो भाग है, वाक्य की परिभाषा और उसके प्रकार, जो कि हमारे पाठ्यक्रम में दिया हुआ है, उसके अनुसार उसके आधार पर हम अध्ययन करेंगे। तो आइए हम पढ़ते हैं वाक्य की परिभाषा। वाक्य किसे कहते हैं? किसी भी भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को हम वर्ण कहते हैं। वर्णों से मिलकर के शब्द बनते हैं और शब्दों से मिलकर के वाक्य बनते हैं। और जब हम किसी के भावों और विचारों को जब हम जानने का प्रयास करते हैं तो वह भाषा के माध्यम से होता है। और भाषा में शब्दों के माध्यम से ही, वाक्यों के माध्यम से ही उनके विचारों को प्रस्तुत किया जाता है। तो बच्चों, मैं यहाँ पर आपको बोलूँगी कि क्या कर रहे, या फिर तुम जा आज। तो क्या ये सुनने में आपको पूर्ण लगा? नहीं। लेकिन मैंने कहा कि तुम क्या कर रहे हो या तुम आज कहाँ जा रहे हो, तो आपको तुरंत ये बात समझ में आ जाएगी कि क्या पूछा जा रहा है। तो इसी तरीके से यहाँ पर आप ये देखो कि इसमें दिखाई दे रहा है कि सत्य विजय होती है। यहाँ पे अंडरलाइन कर रखा है मैंने, एक सेंटेंस दिया हुआ है कि सत्य विजय होती। तो क्या ये सेंटेंस अपने आप में पूर्ण है? क्या इससे हमें पूरी बात स्पष्ट पता चल रही है? नहीं। लेकिन जब इसी बात को यहाँ पर लिखा जा रहा है कि सत्य से विजय होती है, यानी कि सच की ही जीत होती है। ये बच्चे आपस में जैसे बातें कर रहे हैं और इस बात करने में यदि एक सेंटेंस है कि एक कह रहा है कि सत्य विजय होती, तो क्या अपने आप में पूर्ण है? जाए इस बात को सुनकर के क्या सामने वाला उस बात को समझ पाएगा? नहीं। लेकिन उसी बात को जब हम कहा जाएगा कि सत्य से विजय होती है, तो ये बात अपने आप ही अपने आप में पूर्ण हो जाती है। और जब पूर्ण हो जाती है, सामने वाला उस बात को एकदम स्पष्ट से समझ जाता है। तो इस प्रकार से शब्दों के सार्थक समूह को हम वाक्य कहते हैं। यहाँ पर वाक्य की परिभाषा बता रखी है कि दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक समूह को हम वाक्य कहते हैं। कि दो या दो से अधिक शब्द तो हो, लेकिन उनकी विशेषता क्या हो कि वह सार्थक हो, वह अपने आप में अर्थवान हो, अपने आप में मीनिंगफुल हो। ऐसा हो कि जिसको पढ़ कर के या सुन कर के जो श्रोता या जो पाठक है, वह उसकी बात को स्पष्ट रूप से समझ पाए। तो इस प्रकार से ऐसे शब्दों के समूह को हम वाक्य कहते हैं। वाक्य के लिए सबसे पहली शर्त है कि उसका एक निश्चित अर्थ निकलना चाहिए। अब हमारे पाठ्यक्रम के अंदर कक्षा 9 के पाठ्यक्रम में हमारे अर्थ के आधार पर वाक्य भेद हैं। वाक्यों के भेद रचना के आधार पर भी होते हैं और अर्थ के आधार पर भी होते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पर अर्थ के आधार पर ही वाक्य के बारे में बताया गया है और रचना के आधार पर हम अपनी अगली कक्षा में इसका अध्ययन करेंगे। तो आइए हम अर्थ के आधार पर वाक्य भेद पढ़ते हैं। वाक्य में कोई सूचना दी जा रही है या उसमें नकारात्मकता का भाव है, जो वाक्य पढ़ा जा रहा है या सुना जा रहा है, तो क्या उसमें प्रश्न पूछा जा रहा है या उसमें आश्चर्य प्रकट किया जा रहा है, काम करने का आदेश दिया जा रहा है या फिर इच्छा प्रकट की जा रही है। इसे ही हम उस वाक्य के का अर्थ कहते हैं। यहाँ कहने का मतलब ये है कि जो भी सेंटेंस पढ़ा जा रहा है, पूछा जा रहा है, सुनाया जा रहा है या फिर दिखाया जा रहा है, उस सेंटेंस में कहने का भाव क्या है, उसे ही हम अर्थ कहते हैं। और इस अर्थ के आधार पर हमारे जो पाठ्यक्रम में वाक्य की जो प्रकार है वो 8 प्रकार के हैं।
सबसे पहले है विधानवाचक वाक्य। विधानवाचक वाक्य जिस वाक्य में क्रिया होने या करने की सूचना मिलती हो या इस प्रकार का सामान्य कथन हो उसे हम विधानवाचक वाक्य कहते हैं। यानी कि सिंपल सेंटेंस को हम विधानवाचक वाक्य कहते हैं। इसको हम सकारात्मक वाक्य भी कह सकते हैं क्योंकि इस प्रकार के वाक्यों में कही गई बात को ज्यों का त्यों ही मान लिया जाता है। पॉजिटिव सेंटेंसेस को हम विधानवाचक वाक्य कहते हैं। सिंपल सेंटेंस को हम विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे एक यहाँ पे कुछ मैंने उदाहरण दे रखे हैं, आप इसके अलावा भी बहुत सारे उदाहरण लिख सकते हो। जैसे कि पक्षी घोंसले से उड़ चुके हैं, कविता ने पाठ याद कर लिया है, नदी में बाढ़ आई है, विजया ने दौड़ में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, रोहित ने नया मकान खरीदा है। यानी कि ये जो सेंटेंस हैं ये अपने आप में पूर्ण है और ये बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है, ये पॉजिटिव सेंटेंस है। इसको देखकर हमें अपने आप ही पता चल रहा है कि हाँ, पक्षी घोंसले से उड़ चुके हैं और उसने कविता ने अपना पाठ याद कर लिया है, कंप्लीट है, मीनिंगफुल है। और चूँकि यहाँ पर उस बात को एज इट इज़ बताया गया है तो ऐसे सेंटेंसेस को हम सिंपल सेंटेंस या विधानवाचक वाक्य कहते हैं। दूसरे नंबर पे आ रहा है निषेधवाचक वाक्य। निषेध करना, मना करना, नेगेटिव सेंटेंसेस जिसको हम बोलते हैं। जिन वाक्यों से क्रिया न होने या न किए जाने का भाव प्रकट होता है उसे नकारात्मक वाक्य कहते हैं। इन वाक्यों की पहचान न, मत, नहीं देख कर की जा सकती है। यानी कि जितने भी नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उन्हें हम नकारात्मक वाक्य कहते हैं। जैसे कि अब उसके बाद देखो आगे, जैसे इसके उदाहरण हैं, पक्षी घोंसले से नहीं उड़े हैं, नहीं उड़े हैं, कविता ने पाठ याद नहीं किया है, नदी में बाढ़ नहीं आई है। और ऐसी सर्दी में बाहर मत जाओ, मना कर रहे हैं, रोहन धूप में न निकलना। तो न, मत, नहीं, 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 इन सेंटेंसेस से हमें पता चल रहा है कि ये जो सेंटेंस है किसी न किसी बात के लिए मना कर रहे हैं। यहाँ पर वाक्य के कहने का भाव नहीं करने से है कि पक्षी घोंसले से नहीं उड़े हैं, बता रहे कि नहीं अभी उड़े नहीं है, वही है, कविता ने पाठ याद नहीं किया है और नदी में बाढ़ नहीं आई है, तो तुम ऐसी सर्दी में बाहर मत जाना। तो इस प्रकार से ये किसी न किसी चीज़ के लिए मना कर रहे हैं और जब किसी चीज़ को मना करते हैं, नेगेटिविटी बताई जाती है, नकारात्मकता बताई जाती है, ना नहीं किया जाता है, तो ऐसे वाक्यों को हम नकारात्मक वाक्य कहते हैं। अब उसके बाद आ रहा है प्रश्नवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में प्रश्न पूछा जाता है तथा जिनमें कुछ उत्तर पाने की जिज्ञासा रहती है उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो कि तुम हर पार्ट में, हर विषय में, हर लेसन के बाद करते हो, क्वेश्चन आंसर्स करते हो तुम लोग। तो ये कि क्वेश्चन क्या पूछता है, तो ये तो पता है हमें, क्वेश्चन जब पूछा जाता है तो क्या, कब, क्यों, कैसे, कौन, किसे, WH से शुरू होने वाले जितने भी वर्ड्स हैं उनका हम पहले प्रयोग करते हैं और उसके आधार पर जो पूछा जा रहा है उसका आंसर्स हम लिखते हैं और वाक्य के अंत में हम क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। तो ये प्रश्नवाचक, ऐसे सेंटेंस को हम प्रश्नवाचक सेंटेंस कहते हैं। इसके कुछ उदाहरण यहाँ पे देखिए आप। ऐसी धूप में बाहर कौन खड़ा है, रमा कब आई, तुम कल विद्यालय क्यों नहीं आए, कल तुमने क्या क्या खाया था, विक्रम किसकी यह राह देख रहा है। तो ये देखो, कौन, कब, क्यों, क्या क्या, किसकी, ये जो प्रश्नवाचक शब्द हैं इनसे हमें पता चल रहा है कि ये जो सेंटेंसेस हैं ये सारे सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं जो आपको अच्छे से आते हैं। अब है चौथे नंबर पे आज्ञावाचक, ऑर्डर देने वाले।
जिन वाक्यों में आज्ञा या अनुमति देने या लेने का भाव प्रकट होता है उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। इन वाक्यों का दूसरा नाम आज्ञा सूचक या विधिवाचक वाक्य भी होता है। जब आज्ञा दी जाती है या फिर आज्ञा ली जाती है तो ऐसे वाक्यों को हम आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। हमें इनके शब्दों में ही इनका अर्थ अपने आप ही स्पष्ट हो रहा है। उदाहरण के लिए देखो आप यहाँ पर, पेज मत फाड़ो, किस लिए? अब पढ़ने बैठ जाओ। दीवारों को साफ कर दो, अपने जन्मदिन पर एक पौधा लगाना, वह काम कल तक ज़रूर पूरा कर देना। तो ये जो चीज़ें हैं, जो लास्ट के जो वर्ड है, इससे हमें पता चल रहा है कि ये जो सेंटेंसेस है ये किसी न किसी चीज़ का या तो ऑर्डर दे रहे हैं या फिर ऑर्डर लिया जा रहा है। सुनने वाला और बोलने वाला जब किसी भी तरीके से आज्ञा के शब्दों में बंधा होता है तो ऐसे सेंटेंसेस को हम आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। अब हमारा 5वें नंबर पे आ रहा है इच्छावाचक, यानी कि जिसमें इच्छा जाहिर हो। जिन वाक्यों में वक्ता की इच्छा, कामना, आशीर्वाद आदि का भाव प्रकट होता है उन्हें हम इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे उदाहरण देखिए, आप कुछ उदाहरण दे रखा है यहाँ पे कि मित्र के जन्मदिन की ढेर सारी बधाइयाँ। मन के भाव बता रखे हैं कि हम तुम्हें बहुत सारी बधाई देते हैं। ईश्वर करे आप खूब उन्नति करें। हमने चाहा था कि हम साथ साथ रहें, काश इस समय सुमन हमारे साथ होती। मैं चाहता हूँ कि सभी स्वस्थ हों। तो ये जो शब्द हैं, इन शब्दों से हमें पता चल रहा है कि इसमें किसी न किसी तरीके से इच्छा या कामना या मन के भाव प्रदर्शित हो रहे हैं। और जब ऐसे सेंटेंसेस होते हैं कि जिनमें उनकी मन की इच्छाएं दर्शाई जाती हैं तो ऐसे वाक्यों को हम इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। अब उसके बाद आ रहा है विस्मयवाचक, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन जिसको तुम बोलते हो, एक्सक्लेमेटरी वाक्य। विस्मय का अर्थ है आश्चर्य। जिन वाक्यों से आश्चर्य, हर्ष, घृणा, प्रसन्नता, शोक, दुख, भय आदि भावों की अभिव्यक्ति हो उन्हें हम विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। इन वाक्यों का दूसरा नाम उद्गारवाचक वाक्य भी है। यानी कि ऐसे सेंटेंसेस जिसको सुनकर के हम एकदम से शॉक्ड रह जाएं, जिसको बोलते हैं, चाहे वो शॉक किसी भी तरीके का हो, खुशी का हो या गम का हो या वंडर का हो, किसी भी तरीके से हो, खुशी का हो, है ना। तो ऐसे सेंटेंस को जिसको सुन के हमारे मुंह से एकदम से निकल जाता वाओ, अलास, हाय, है ना, ये सब बातें। तो इन वाक्यों की पहचान हम कैसे करते हैं? वाक्य के में अहो, आहा, हाय, छी, अरे आदि ये शब्दों को देखकर इनकी हम पहचान करते हैं। और उसके बाद इन शब्दों के पीछे विस्मयवाचक चिन्ह लगाया जाता है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। इसके कुछ उदाहरण देखिए यहाँ पर आप। अरे कितना विशाल मैदान है, ओह तुम आ गए। आहा, इतना सुंदर फूल देखकर मन प्रसन्न हो उठा। सावधान, ट्रक आ रहा है। छी, नाले के पास बड़ी बदबू है। यानी कि हम जैसा हमारे मन को अनुभूति होती है, जैसे जिन चीज़ों को देखकर या जिन शब्दों को पढ़कर हमारे मन में जिस प्रकार का रसास्वादन होता है और उसके अकॉर्डिंग जब हम अपनी अभिव्यक्ति देते हैं और उन अभिव्यक्तियों के माध्यम अरे, आ, ओ, सावधान, छी, है ना, इस तरीके से जब शब्दों के द्वारा हम अपने मन की जो भाव हैं उनको जब हम दर्शाते हैं तो ऐसे इस प्रकार के वाक्यों को हम विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं, जिनको देखकर या सुनकर हम आश्चर्यचकित रह जाते हैं। अब आया है 7 पे संदेहवाचक, डाउटफुल। जिन वाक्यों की क्रिया पूर्ण होने में संदेह होता है उन्हें हम संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। और संदेहवाचक वाक्यों की पहचान कैसे होती है कि वाक्य के अंत में होगी, होगा या होंगे आदि शब्दों को देखकर, और उसमें शायद, संभवतः जैसे शब्द देखकर भी हम इसकी पहचान कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर जब उदाहरण देखोगे तो आपको स्पष्ट होगा कि अब तक फसल
कट चुकी होगी, रमा खाना पका चुकी होगी, दीपक बुझ गया होगा, संभवतः विजय विद्यालय से घर आ गया होगा, अब शायद बारिश बंद हो जाए। तो ये प्रॉपरली नहीं बोल रहे हैं, ये डाउटफुल है कि शायद ऐसा हो गया होगा, है ना। तो अंदाज़ा लगाया जा रहा है, संदेह प्रकट किया जा रहा है। तो ऐसे डाउटफुल सेंटेंसेस को हम संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। अब हमारा अंत में आ रहा है संकेतवाचक, इंडिकेट करता है जो, जिन वाक्यों में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। इस प्रकार के वाक्यों में काम पूरा होने के लिए एक प्रकार से शर्त सी लगी होती है। संकेतवाचक वाक्य की पहचान यदि, अगर जैसे शब्दों को देखकर की जा सकती है। यानी कि दो सेंटेंस होंगे, उसमें एक सेंटेंस दूसरे पर निर्भर होता है। जैसे कि यहाँ पर देखो, यदि वर्षा रुकती तो मैं घर जाता, अगर जल्दी आते तो टिकट मिल जाता, यदि डॉक्टर समय पर आ जाते तो मरीज की जान बच जाती। तो यहाँ पर देखो ऊपर बता रखा है ना कि ये इस प्रकार के वाक्यों में काम पूरा होने के लिए शर्त सी लगी होती है और एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर देखो, जैसे एक क्रिया है कि यदि वर्षा रुकती, एक क्रिया है तो मैं घर जाता, तो अगला काम होता, अगर वर्षा रुकती तो मैं घर जाता, अगर हम जल्दी आते तो टिकट मिल जाती। यानी कि एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर हो रही है, पहली क्रिया अगर संपन्न होती तो दूसरी क्रिया होती। तो इस प्रकार से यहाँ पर यदि, अगर, है ना, ये जो शब्द हैं इनसे हमें जो है संकेत मिल रहे हैं कि अगर ऐसा होता तो आगे का काम होता या न होता। तो इस प्रकार से इस प्रकार के वाक्यों को हम संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। इस प्रकार से हमारे यहाँ पे जो 9th क्लास का जो पाठ्यक्रम है उसमें हमारे वाक्य के आधार पर 8 प्रकार के अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के वाक्य दिए गए हैं, जिनका कि यहाँ पर हमने उदाहरण सहित अध्ययन किया है। और इसके बाद यहाँ पर कुछ आप लोगों को एक्सरसाइज करने के लिए ये मैंने सेंटेंस दिए हैं, ये आपको अपने उत्तर पुस्तिका में उतारना है और इनको पढ़ करके इनके वाक्य भेद लिखना है। जैसे पहला है, ओह ऐसी भयंकर गर्मी, तुम उधर मत बैठो, मैं अंधेरे से नहीं डरता, ईश्वर आपका कल्याण करे, संभवतः वह आज आ जाए, कृपया बाएं चलिए, वह कभी चुप नहीं रहता, अगर उसने झूठ बोला तो उसकी नौकरी चली जाएगी। सत्य की हमेशा जीत होती, गीता आ जाती तो रागिनी चली जाती, रमेश को बुलाओ, छी यहाँ कितनी गंदगी है, संभवतः आज वर्षा हो जाए, नववर्ष आपके लिए मंगलकारी हो, यदि परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल होगे, आपने पाठ याद कर लिया होगा, यदि वह आता तो हम घूमने चलते, बिजली की तारों को हाथ नहीं लगाना चाहिए, हम गरीबों को क्या निकाल रहे हो, भारत में तो यह स्थिति अभी नहीं आई है। ये कुछ एक्सरसाइज दी है जिसको कि आपको ऊपर दिए गए ये जो वाक्य के प्रकार, इनकी परिभाषा, इनके उदाहरण है, इनको पढ़ना है और पढ़ने के बाद ये आपको अपनी उत्तर पुस्तिकाओं में उतारना है और उसके बाद इन एक्सरसाइज को करना है। तो बच्चों, आपको ये समझ आ गया होगा। ओके, थैंक यू, बी सेफ एंड स्टे होम।